चारधाम यात्रा में अराजकता रोकने के लिए बनेंगी विशेष एसओपी, मुख्यमंत्री धामी का कड़ा संदेश। 3-4 दिन में उत्तराखंड पहुंचेगा मानसून, आज बिगड़ा रहेगा मौसम, बारिश तूफान की चेतावनी। एक महीने में तेजी से बढ़ गए सब्जियों के भाव, 15 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ी कीमत। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ देहरादून हुए रवाना। मानसून सीजन को देखते हुए धामी सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में 3 माह का राशन पहुंचाया, 1 जुलाई से मिलेगा अग्रिम राशन। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास, 67 दिनों में 40 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको पंतनगर, जहां पुष्कर सिंह धामी कृषि कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। प्रैक्टिकल करके आने का काम करता है, इसलिए आप सभी के जो अनुभव है, संघर्ष है, जो कहानियां हैं, उनके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन आपसे हो, ऐसा सबकी अपेक्षा भी, मेरी भी है। आपको एक सलाह, आपकी एक सलाह, एक मार्गदर्शन किसी भी ऐसे हमारे युवा की पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है, उसके जीवन को पंख लगा सकता है, नई उड़ान भर सकता है। क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी में आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यों में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें। उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका है। शायद आप सभी लोग ये कार्य कर भी रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, जिनको देख पा रहा हूँ, काफी सारे लोग इसका पहले से भी लगे हैं। और मैं केवल इसलिए कि मैं आप सबको केवल स्मरण प्राप्त करवा रहा हूँ, अगर कर रहे हैं तो और जोर से इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। क्यों कर रहे हैं ना, कर रहे हैं साथियों। आज पूरी दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है। एआई, ड्रोन तकनीक, डेटा एनालिसिस, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल कृषि जैसे आधुनिक तकनीक विकास की दिशा और गति दोनों को ही बदल रही है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय और पुरातन छात्रों की जो भूमिका है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी के पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव है, विशेषज्ञता है और वैश्विक दृष्टिकोण का विशाल एक विजन है, उसकी सारा अनुभव है। यदि इस सामूहिक शक्ति को उत्तराखंड के विकास से जोड़ा जाए तो ये देश के लिए भी परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से उत्तराखंड को पर्वतीय कृषि आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो छोटे और बिखरे हुए हमारे खेत हों, जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान हो, युवाओं का पलायन हो, सीमित बाजार पहुंच, या फिर जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, जिसका सामना हमें प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं हो सकता है, बल्कि ज्ञान, नवाचार और सामूहिकता, सहभागिता से संभव है कि हम सभी चुनौतियों पर पार पा सकते हैं। इस दिशा में आप सभी पुरातन छात्र जिनका व्यापक अनुभव है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप आधुनिक कृषि तकनीकी, मूल्य संवर्धन, कृषि प्रसंस्करण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि उद्यमिता और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव किसानों को और युवाओं को लाभान्वित कर सकते हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि ऐसा विकास है जो समग्र हो, जो गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा सभी को अवसर प्रदान करे। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के लिए भी
देश में अपना विशिष्ट स्थान और पहचान बनाएं। इसके लिए नई स्टार्टअप नीति, कौशल विकास कार्यक्रमों में नवाचार आधारित पहलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी और उद्यमी जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर कार्य करे, स्थानीय समस्याओं के समाधान खोजे और अपने नवाचारों को वैश्विक मंचों तक पहुंचाए। और विशेष रूप से जिसमें हमारे पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत हमारे यहाँ पोटेंशियल है, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, ड्रोन तकनीकी और कृषि स्टार्टअप आधारित स्टार्टअप के क्षेत्र में हम अपने बल रही संकल्प के मंत्र को विकसित उत्तराखंड के निर्माण में इसको अपना ध्येय मानते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जीबी पंत विश्वविद्यालय और आप सभी साथियों का सहयोग इस संबंध में हमें अवश्य मिलेगा। मैं आज आप सभी पुरातन छात्रों से यह भी आग्रह करता हूं कि आप उत्तराखंड को केवल अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि के रूप में न देखें, बल्कि एकाग्रपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में भी देखें। मैं हमेशा जो भी उत्तराखंड के बाहर के जिनका जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ है उनसे मैं एक बात कहता हूं कि जन्म होने में किसी का अधिकार नहीं है, किसका जन्म कहाँ होगा ये भगवान हाथ में है। लेकिन अगर किसी को देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी रूप में जुड़ने का अवसर मिल जाए और कर्म का अवसर मिल जाए तो ये मानो कि भगवान की उस पर बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम सबको अपनी भूमिका का एक जिम्मेदारी के रूप में निर्वाह करना है। जहां भी आप कार्यरत हैं, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उसका एक हिस्सा उत्तराखंड के विकास के लिए भी अवश्य समर्पित करें। साथियों, एक विश्वविद्यालय की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब उसके विद्यार्थी जीवन भर उससे जुड़े रहें और जो उन्होंने वहां शिक्षण प्रशिक्षण किया है वो हमेशा उस विश्वविद्यालय में, उस राज्य में अपना योगदान देते रहे, उसके विकास में सहभागी बने। मुझे प्रसन्नता है ब्रेन 3.0 जैसे आयोजन हमारी योजनाओं को मजबूत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पंतनगर विश्वविद्यालय का ये छात्र परिवार आने वाले वर्षों में केवल अपने संस्थान के विकास का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत माध्यम बनेगा। इन्हीं के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत उनके आगमन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने समय दिया हमारे यहाँ के बच्चों को, भविष्य के जो हमारे नवोदित उदयमान वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को आज खेत में जाकर जिस प्रकार से उनको संवाद किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका वैसे बहुत हृदय से एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का भी जो लोग पुनः अपनी शिक्षा स्थली में पुनः आए हैं, अपने इसमें आए हैं, लेकिन आप यहाँ से एक नई सोच लेकर जाएंगे कि हमारा मजबूती से जो संबंध है वो और आज के दिवस से, इस पुरातन छात्र सम्मेलन के माध्यम से और मजबूत होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन। उत्तराखंड के युवा कर्मठ, नवाचारी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुद्रपुर से है। रुद्रपुर में हमेशा चर्चाओं में रहने वाली काशीपुर हाईवे स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले परिवार में उस समय हाहाकार मच गया जब बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने पर कॉलोनी की बत्ती गुल हो गई और पानी की सप्लाई के साथ ही मुख्य मार्गों पर अंधेरा छा गया। यहां तक कि कई घरों की भी बिजली कट चुकी थी। स्थानीय बासिंदे इसी उम्मीद के साथ धैर्य रखते रहे कि शायद कुछ देर में पानी बिजली की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन रात्रि 12 बजे तक सब्र का बांध टूटा और स्थानीय बासिंदे हाथों में मोबाइल की रोशनी जलाते हुए बिल्डर के घर को घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। आरोप था कि बिल्डर की क्रियाकल्प का ही परिणाम है कि बिजली पानी का बिल बकाया है, जिसको
लेकर बिल्डर व बासिंदों में तीखी नोकझोंक भी हुई। यहाँ बिल्डर ने पूरा बेड़ागर्क करके रख दिया। गर्मी के समय में लोगों को ऑफिस जाना है, किसी के घर में पानी नहीं है। फ्लैटों में ये हाल हो गया कि पानी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग शुरू से पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, कोई जवाब देने वाला नहीं। इसलिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। लोग मेंटेनेंस भी दे रहे, सब चीज़ दे रहे, 10 साल का मेंटेनेंस भी दिया हुआ, सब चीज़ होने के बाद ही बिल्डर यहाँ पर पूरा उनका रवैया बेकार हुआ पड़ा है। यहाँ जो बिल्डर का बिजली का है, जो कमर्शियल लाइट है वो लगातार कटी हुई है। कुछ दिनों पहले 9 तारीख को मैंने माननीय विधायक जी से के संपर्क करके यहाँ की जो लाइट है उसको 15 दिनों के लिए हमने जुड़वाया था। जिन्होंने जो यहाँ के जमील खान जी हैं और जो आसिम जी हैं, इन्होंने कहा था कि मैं 20 तारीख तक यहाँ का पैसा जितना भी बकाया धनराशि है हम उसको जमा कर देंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने हल्द्वानी शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन मानकों का व्यापक ऑडिट किया गया। निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी उपलब्ध नहीं पाई गई। सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। वहीं एक अन्य संस्थान को फायर सुरक्षा एजेंसी संबंधी आवश्यक मानकों की जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम मोनिका आर्या, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार, फायर ब्रिगेड अधिकारी मिंदर पाल सहित संबंधित विभागों की टीम मौजूद रही। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ आगे की भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि हल्द्वानी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जहां हजारों छात्र अध्ययन करते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया। हृदय विदारक घटना हुई है अभी हाल ही में, और इसके पहले दिल्ली में भी देखा होगा आपने, कई कोचिंग्स में जो है इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज जिला प्रशासन, डीएलडीए नैनीताल और फायर की टीम के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण इसको कहेंगे, जो मेन है। और कोई अग्निशमन अधिकारी या कोई फायर का ऑफिसर आता तो इनको जो कमियां हैं उसके बारे में बताता, लेकिन इन्होंने कभी जो है इसके लिए अप्लाई नहीं किया। देखिए, हाल में जो घटनाएं हुई हैं इसको दृष्टिगत डीएम साहब का भी आदेश है, उसके क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। लास्ट ईयर भी जो बेसमेंट में कोचिंग संचालित थी उन पर अभियान चला के उन पर भी कार्रवाई की गई थी। इस बार विशेषकर जो अग्नि सुरक्षा के मानक हैं उसको देखते हुए जांच की जा रही है। अभी तक हमें सिर्फ एक कोचिंग संस्थान ऐसा मिला है जिनके पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसीज हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोभाल के निर्देश पर आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जनपद में दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। देर रात और तड़के सुबह सभी क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आने जाने वाले वाहनों की आकस्मिक जांच कर रही हैं। अभियान के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं अंतरजनपदीय और अंतरजनपदीय बॉर्डर के साथ साथ आंतरिक मार्गों पर भी संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन चेकिंग की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते तो उत्तराखंड में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। पर्वतीय राज्य होने के कारण हर वर्ष राज्य में भारी दैविक आपदा और चुनौतियों का खतरा बना रहता है, जो राज्य सरकार के लिए गंभीर विषय भी बन जाता है। पिछले वर्ष आई भीषण आपदाओं ने आमजन के साथ साथ राज्य सरकार को भी चिंतित करके रख दिया था। वहीं इन्हीं सब विषयों को देखते हुए इस बार सरकार समय से पहले
अलर्ट मोड पर है। आगामी मानसून से निपटने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी मानसून के दौरान ना होने पाए, जिसके चलते अधिकारी भी तैयारियों में जुटे हैं। मानसून से पहले नदी नालों की सफाई, सड़क, पेयजल और खाद्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में समय से पहले लगभग 3 महीने का एडवांस राशन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इस बार चुनौती दोगुनी है क्योंकि चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा भी अपने चरम पर है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की ज़रूरतों का एक साथ संभालना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी नजर आ रही है। वहीं सरकार का दावा है कि वह इस बार मानसून की चुनौतियों को उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और कड़ी मशक्कत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि हर साल दावे किए जाते हैं लेकिन आपदा के समय जमीनी हालात अलग दिखाई देते हैं, जिसके चलते मानसून की तैयारियां अब राजनीतिक गलियारों में बहस का मुद्दा बन गई हैं। उत्तराखंड में मानसून बस आने ही वाला है। पहाड़ी भूगोल के कारण यहाँ हर साल बारिश अपने साथ भारी तबाही और चुनौतियां लेकर आती है। यही वजह है कि मानसून को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। पिछले साल भी भीषण आपदाओं ने आमजन और सरकार दोनों को प्रभावित किया। उन हालात से सबक लेते हुए इस बार राज्य सरकार समय से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर तक लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। हर अधिकारी को साफ निर्देश दिए जा रहे हैं। सड़क, पेयजल और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सरकार द्वारा लगभग 3 महीने का एडवांस राशन पहले ही जिलों की राशन दुकानों में पहुंचा दिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा अपने चरम पर है। लाखों श्रद्धालु इस समय उत्तराखंड में हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है। सरकार भले ही पूरी तैयारी का दावा कर रही है और दिन रात मशक्कत की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि तैयारियों का बोलबाला करके भले ही सरकार पीठ थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन वर्तमान तैयारियां यही दर्शा रही हैं कि इससे पहले सरकार कभी मानसून को लेकर गंभीर नहीं हुई है और साथ ही सरकार के दावे भी केवल हवाई ही हैं। इसके साथ ही विपक्ष के सवाल हैं कि हर बार समीक्षा बैठक की जाती है, लेकिन मानसून से पहले ही क्यों निर्माण कार्य किए जाते हैं। वहीं विपक्ष के आरोप के बाद सत्ता पक्ष भी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। देखिए, मानसून हमेशा से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होता है और जो पिछले वर्षों के हमारे मानसून को लेकर अनुभव हैं, भूस्खलन है या बादल फटना है, हिमस्खलन है, अत्यधिक जल भराव है, अत्यधिक बरसात है, बरसाती नाले, नदियाँ अपने उफान पर होती हैं, तो उसके लिए हमने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी प्रकार से कि जो अनुभव पिछले रहे हैं उन सब से कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे आपदा के असर को कम से कम किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अन्य एजेंसियों के साथ भी, जो हमारी भारत सरकार की भी एजेंसियां हैं, NDRF है, राज्य सरकार की SDRF है, सभी मिलकर एक समन्वय के साथ काम करेंगे। जिला प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग और हमारे अन्य विभाग भी, जो आपदा के समय में जिनकी त्वरित रूप से आवश्यकता होती है, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, हमारा पुलिस विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। ये जिस तरीके की बातें बैठकों में होती हैं और ये जो मॉनसून को लेकर के जो निर्णय सरकार कह रही है कि हम ले रहे हैं, अभी वो धरातल पर उतरेंगे तब पता चलेगा। दूसरी बात, ये निर्णय जो है ये दर्शा रहे हैं कि पिछले 9.5 सालों में आप सड़कों को लेकर के और नेशनल हाईवेज को लेकर के, सड़कों को लेकर के जिस तरीके से भाजपा सरकार मंत्रालय की और अपनी पीठ थपथपा रही थी, ये उसकी कलई खोलने का कार्य करता है। अगर आपने इतनी अच्छी सड़कें बनवा दी हैं,
सड़कों को गांव तक पहुंचा दिया है, हाईवेज अगर इतने अच्छी क्वालिटी के बन गए हैं तो फिर आपको मानसून की फिक्र क्यों हो रही है? मानसून की फिक्र सिर्फ उस हद तक करिए जहां पर नदियां बह रही हैं, उसके आसपास जो है तीर्थाटन है हमारे। सरकार को बार बार चेतावनी के बाद भी, हर साल चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने हमेशा समीक्षा बैठकें पहले की हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया है। और अंततः ये हुआ है कि जो यात्री यहाँ पर आते हैं या जो यहाँ पर मानसून आते हैं, जो यहाँ का आमजन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए पुनः हम एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार को ये चेतावनी देते हैं, उनसे ये सलाह देते हैं कि आप समीक्षा बैठकों का दौर खत्म कर जल्दी से जल्दी अपनी तैयारियां जो है उनको धरातल पर करें। जहां जहां सड़कें अवरुद्ध होती रही हैं, उनको अभी से सुधार करने का कार्य शुरू कर दें। वैसे भी देखने में आ रहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू है और सड़कों का निर्माण अब हो रहा है। देखिए, हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और मानसून के दौरान हमारे पूरे प्रदेश भर में बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अब आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन जाती है। इसको लेकर के हमारी सरकार, हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट है और सरकार के द्वारा पूर्व मानसून से होने वाले नुकसान को लेकर के और कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर के सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है। मानसून सीजन उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हर साल एक बड़ी परीक्षा बनकर आता है। सरकार के अलर्ट मोड और तैयारियों के दावे के बीच विपक्ष के सवाल भी उतने ही गंभीर हैं। 4 धाम हेमकुंड साहिब यात्रा के चरम पर होने से चुनौती दोहरी हो गई है। अब देखना यह होगा कि जमीनी हकीकत दावों से कितना मेल खाती है। वहीं पिछली आपदाओं से सबक लेकर की गई तैयारियां जनता को राहत देंगी या फिर पहाड़ एक बार फिर बेबस नजर आएगा। इसका फैसला आने वाला मानसून का समय ही तय करेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में कांग्रेस शासन के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों के अतुलनीय संघर्ष और बलिदान ने देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं संघर्षों की बदौलत आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर खड़ा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप देश का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में गरीब कल्याण, मुफ्त राशन योजना, हर घर नल जल से उज्ज्वला योजना, पक्के मकान, किसान सम्मान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभान्वित करा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सपना आज धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैं सबसे पहले तो लोकतंत्र सेनानियों को, जिन्होंने इस आपातकाल के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान को कुचलने, उसकी आत्मा को मारने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के शासन ने 1975 में किया था, उसमें अपना योगदान देने वाले, अतुलनीय संघर्ष करने वाले, अन्याय सहने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप, उनके संघर्षों के अनुरूप आज भारत का निर्माण हो रहा है। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। 30 करोड़ भारतवासी आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ लोगों को हर घर से नल जल मिलने का काम है। धुएं से आज हमारी माताओं बहनों को मुक्ति मिली है। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने संबोधित किया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि
पौड़ी गढ़वाल जनपद के इंद्रपुरी में स्थित एक आवासीय इंटर कॉलेज में नियुक्तियों पर धांधली हुई है और किस प्रकार विद्यालय प्रबंधन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से कथित रूप से अतिरिक्त धनराशि मांगी गई थी, जिसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं उन्होंने इस मामले पर राज्य सरकार और संबंधित विभाग तथा अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो यूकेडी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। पौड़ी जनपद के एकेश्वर ब्लॉक का जनता इंटर कॉलेज जो एहसासकीय है, वहां के प्रिंसिपल के ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। उनकी डिग्रियां फर्जी है, उनकी नियुक्तियां फर्जी हैं। ऐसे में जो काबिल अभ्यर्थी थे वो आज नियुक्ति से वंचित हैं। उत्तराखंड क्राइम दल के मामला प्रकरण जब सामने आया है तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होती इस प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। यदि प्रिंसिपल की नियुक्ति फर्जी है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की ना हो। तीसरी बात, हमारा तमाम शासकीय स्कूलों में इस तरह की अनियमितताओं की खबरें अखबारों के माध्यम से जनता के बीच में आती रही हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का